28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए दिल्ली रवाना हुआ 72 सदस्यीय दल। सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी रही उपस्थित। निकाय चुनाव के लिए तैयार बीजेपी कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी। जनता से करे वोट की अपील। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के पक्ष में जनसंपर्क। और 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ एक्शन। रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया एक्शन। शपथ पत्र में तथ्य छुपाने का मामला। कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि इस आयोजन किया गया और जहां गर्व विषय का भी यहां पर जो लोग हैं उपस्थित रहे। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक और सर्वधन हेतु हम प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा है, ताकि इससे जुड़ी रहे और इसे समझ सके। देवभूमि उत्तराखंड के मूल को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण, लैंड और थूक जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए हैं। तो 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया गया। द यूथ आइडियाज पुस्तक का इस दौरान विमोचन किया गया। अन्य राज्यों में भी मेले का आयोजन जो है वो किया गया है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का जनपद चमोली के प्रवेश ग्वालदम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीमांत जनपद में मशाल तेजस्विनी के पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। ग्वालदम में आईटीबीपी बैंड की अगुवाई में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों, स्थानीय जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने विशाल रैली निकाली और लोगों के राष्ट्रीय खेल में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। रैली में देवभूमि बनेगी खेल भूमि और संकल्प से शिखर तक स्लोगन और नारों के साथ मशाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चमोली जनपद की प्रवेश सीमा ग्वालदम में जिला क्रीड़ाधिकारी बागेश्वर किरण ने मशाल जिला क्रीड़ा अधिकारी चमोली गिरीश कुमार को सौंपी है। इस मौके पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार सहित खेल विभाग के अधिकारी, खेल प्रेमी, छात्राएं और स्थानीय जनता मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए जो शुभांकर और मसाल टॉर्च है वो हल्द्वानी से शुरू होते हुए अल्मोड़ा बागेश्वर से होते हुए हमें यहाँ प्राप्त हुई है और ये पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में हर दिन प्रचार प्रसार करेगी और मसाल को घुमाएगी। इसमें आज जो प्रोग्राम है यहाँ से होते हुए थराली और थराली से कर्णप्रयाग और गोपेश्वर। और गोपेश्वर में कल पांडवासो है कि जिससे राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन मिल सके और प्रचार प्रसार हो सके। पांडवासो रखा गया है और 11 तारीख को गौचर मसाल ले लिए होंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय खेलों में जुड़ सके और प्रतिभा कर सके। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद धामी सरकार दायित्व बांटने की तैयारी में। राज्य में 3 आयोग और एक समिति का पद अभी भी खाली है। उत्तराखंड महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद भी खाली है। इसके साथ ही उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के 6 सदस्यों का भी पद खाली है। हरिद्वार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को नई गति दे रही है। बताते चले कि नगर विधायक मदन कौशिक ने चुनावी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यकर्ताओं से बीजेपी की नीति और विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया।
किया। चुनाव प्रभारी ज्योति गैरोला ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस हार मानने लगी है। दूसरी ओर जिलाध्यक्ष संदीप गोयल ने जानकारी दी कि बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक छोटे से ब्रेक यहां रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों जीतेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम में बने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे लोगों से टोल फ्री नंबर पर आ रही शिकायतों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नगर आयुक्त ने टोल फ्री में शिकायत करने वाले लोगों से बात की और मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं जहां कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं गई और इसके लिए पीएमसी पर भी फाइन जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि समय रहते इन्होंने कंटेलेप्स के रेंज नहीं किए हैं। वही ऐसी कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को नगर संबंधित कोई शिकायत हो तो टोल फ्री नंबर का शिकायत उस पर कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने काम कर रहे लोगों को भी फटकार लगाया। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया। उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी, साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया। मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में। सो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। अभी हमने देखा वाटर ग्रेस कंपनी के 92 व्हीकल्स हैं जो कि डिप्लॉय किए जाने हैं और उसमें मिनिमम 77 व्हीकल्स डिप्लॉय होने हैं, लेकिन आज फील्ड पर 67 व्हीकल्स भेजे हैं जो कि निर्धारित संख्या से कम है। और फिर अकॉर्डिंगली क्षेत्र जो है पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहे, तो हम 80% की कवरेज पर रह जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में बताया कि इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री और धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग भी की गई। कांग्रेस को इससे आपत्ति है और कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी।
तो देखिए ये खबर जो है ये देहरादून से है, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। सूर्यकांत धस्माना का बड़ा दावा है कि कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा जो है, हम अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम जो न्यायालय का दरवाजा है वो भी खटखटाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की यहां पर दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की गई है और कांग्रेस की तरफ ये भी बोला गया है, कांग्रेस की तरफ से, कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय का दरवाजा जो है वो हम खटखटाएंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टेट का जो जनता की गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने खड़ा किया, उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मोड में निजी हाथों में सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि ये करार निरस्त किया जाए। पीपीपी मोड में देने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। हम चाहते हैं वो पूरा करार, वो पूरा एमओयू जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में दिया गया है, उसको सार्वजनिक किया जाए। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। आपको बताते चले कि जिसमें लोगों को नियमों के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स और रेफ्लेक्टर साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक सहित ट्रैफिक रूल से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात को बखूबी समझाया गया। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि ये नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इन्वाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफर कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखा जाता है। हाल ही में सल्ट में भी मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष हुआ। उत्तराखंड की लैंसडौन सीट से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने सरकार से एक दिन का इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विशेष सत्र नहीं आयोजित होता है तो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। मानव और वन्य जीव का संघर्ष जो है यहाँ पर हम नित्य दिन जो है इससे हमारा साक्षात्कार होता रहता है और पहाड़ के लोगों की जिंदगी आदि मानव जीवों के बीच में गुजर रही है। और इस समय हद तो तब हो गई है जबकि माता के गोदों से भी जो है बच्चों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही मांग थी कि सरकार को जहाँ 71% जो है आच्छादित हो गया है वन क्षेत्र से, उस क्षेत्र में इसकी नीति के बारे में हमको क्या आवश्यकता है उसमें चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दिन का सदन जो है यहाँ लगना चाहिए, जिसपे हम सारी अपनी परेशानियों का और अपने सुझावों को जो है केंद्र सरकार से भी और संबंधित एजेंसियों को पहुंचा सकें। राज्य सरकार ने सौंग बांध परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए भूमि तलाश ली है। सौंग बांध परियोजना के तहत 30 परिवारों का पूर्ण विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए रानी पोखरी में रेशम विभाग की जमीन का चयन किया गया। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि विभाग को जमीन हस्तांतरित हो गई है। पूर्ण विस्थापितों को 200 वर्ग फीट आवासीय भूमि के साथ आधा एकड़ कृषि भूमि दी जाएगी। वहीं 100 से ज्यादा आंशिक विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए धनराशि दी जाएगी। दरअसल 30 हमारे पूर्ण विस्थापित परिवार है और 107 हमारे आंशिक विस्थापित परिवार है। तो जो पूर्ण विस्थापित परिवार हैं 30, तो उनको हम लोग 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड भी दे रहे हैं और आधा एकड़ कृषि भूमि भी दे रहे हैं। तो वैसे परिवारों को जो पूर्ण विस्थापित हैं उनको विस्थापित करने के लिए रानी पोखरी में लिस्ट्राबाद और रैनापुर ग्रांट में हम लोगों ने रेशम विभाग की और उद्योग विभाग की भूमि को चिन्हित किया था और शासन द्वारा उस भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को पेंशन तोहफा मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। वहीं इस बारे में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी लगभग 4000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही हैं, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। प्रदेश में इस साल नदा गौरा के योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 जनवरी का आवेदन यानी 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है और अब इस योजना के लिए आवेदन का समय जो है वो दिसंबर में खत्म हो गया था। महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी से वर्चुअली जुड़े हुए थे, जिसमें हाल ही में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, हमारी सहायिकाएं हूँ, लगभग 7,000 पद जो है उसके सापेक्ष जो है कितने आवेदन किए गए हैं इसकी समीक्षा की गई है। जबकि आवेदन की अभी अंतिम 31 जनवरी तक है। तो अभी जानकारी दी गई है कि लगभग 20,000 लोगों ने जो है 7,000 पदों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा सहायिका की रूप में सेवा करने के लिए महिलाएं लगातार जो है तत्परता के साथ में जो है उसके लिए इच्छुक हैं। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा,
बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड के दल को फ्लैग ऑफ कर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर युवा उत्सव ने आपको बताते चले कि भाग लेने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के युवाओं और युवा जो है वो परिश्रम और समर्पण से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव जैसे विभिन्न योजनाओं से युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है, जो उनके विकास और देश के समग्र उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड दल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, जहां सीएम धामी ने प्रतिभागियों से उन्होंने यहां मुलाकात की है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दल को फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 के लिए। दरअसल दिल्ली के लिए इस दल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रवाना किया गया है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय